की शुरुआत में हमें एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है जिसके अंदर पति पत्नी और उनकी एक छोटी सी 6 साल की बच्ची होती है। यहाँ पर अक्षता की बात करें तो वो एक टीचर है, साथ ही वो एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती है। वहीं अक्षता के पति की बात करें तो वो दोनों पैरों से लाचार है और घर पर ही रहकर काम करता है। और उसके बाद अक्षता अपनी बेटी को स्कूल ले जा रही थी तो यहाँ पर आसपास के लोगों से हमें मालूम चलता है कि अक्षता दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है और वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती, इसलिए उसके आस पड़ोस के लोग अक्षता को उसकी फैमिली को अपना मानते हैं। खैर अगले सीन में हमें अक्षता जिस स्कूल में पढ़ाती है वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नील नाम का एक लड़के का बर्थडे था और उसके दोस्त नील के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर विपुल नाम का उसका दोस्त एक पेड़ का पौधा गिफ्ट के तौर पर देता है तो वहीं अर्जुन नाम का एक लड़का कहता है कि अरे यार ये तुम क्या लेकर आए हो, भला कोई पेड़ पौधा भी गिफ्ट के तौर पर देता है। ऐसा कहकर अर्जुन उस पौधे को नीचे फेंक देता है। तो यहाँ पर अक्षता क्लासरूम में पहुंचती है और वो बच्चों से पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब बच्चे जो कुछ भी हुआ उसे बताने लगते हैं, जिस पर अक्षता उन्हें समझाते हुए कहती है कि देखो नील के दोस्त जो भी गिफ्ट लेकर आए हैं वो 1-2 साल में टूट जाएंगे या फिर खराब हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम इस पौधे को लगाकर उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे तो यह पौधा आने वाले कई सारे सालों में तुम्हारे साथ रहेगा। इस पौधे से तुम्हें अच्छी खुशबू, फल, ऑक्सीजन ये सब कुछ मिलेगा। और अब ये सारी बातें अर्जुन और उसके दोस्त को समझ में आ जाती हैं और वो आलोक को सॉरी कहता है और उसके बाद अक्षता बच्चों को पढ़ाने लगती है। इस तरह से हम यहाँ पर देख पाते हैं कि अक्षता एक बहुत ही बेहतरीन टीचर है। और दोस्तों स्कूल छूटने के बाद अक्षता देखती है कि राधा नाम की एक बच्ची को अभी तक उसके पेरेंट्स लेने के लिए नहीं आए थे, तो वो यहाँ पर उसके लिए रुकती है। तभी वहाँ पर इशिता नाम की एक लड़की राधा को लेने के लिए आती है। वो यहाँ पर बातों ही बातों में बताती है कि शाम को मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रही हैं, इसलिए मैं पार्लर गई थी तो मुझे 10 मिनट लेट हो गया। अक्षता उससे पूछती है कि लड़का तुम्हें पसंद तो है ना। इशिता कहती है कि हाँ, आईटी में जॉब करता है और अच्छा पैकेज भी है। अब अक्षता के कांग्रेचुलेशन कहने के बाद इशिता उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को हम देखते हैं कि अक्षता अचानक अपनी नींद से उठ जाती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात यह थी कि कुछ साल पहले अक्षता उसके पति का एक्सीडेंट हुआ था और यही सपना उसे बार बार आते रहता था, जिससे कि वो परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर उसका पति माही उसे शांति से सोने के लिए कहता है। खैर सुबह होने के बाद हम अक्षता को देखते हैं, वो स्कूटी लेकर कहीं पर जा रही थी। वो एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है और तभी पीछे से कार आकर उसे हल्का सा धक्का देती है। अब अक्षता इस बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन जब वो अपने शीशे में उस आदमी का चेहरा देखती है तो अचानक ही उसके एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो अपना होश ही खो देती है और गुस्से में आकर उस आदमी को ही देखने लगती है। अब सिग्नल हटने के बाद वो आदमी अपनी कार लेकर आगे निकल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि अक्षता भी उसका पीछा करने लगती है। दोस्तों इस आदमी का नाम होता है आलोक। वो वीडियो में काम करने वाले अपने एक दोस्त को कॉल करके कहता है कि अरे कोई नई मॉडल आई है तो उसे मेरे पास भेज देना। और इस तरह से बातें करते हुए वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास आ जाता है। उसका पीछा करते हुए अक्षता भी वहाँ पर पहुंच जाती है और उस आदमी के ऊपर सीधा हमला कर देती है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है। अक्षता का ऐसा रुद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यह अक्षता ही नहीं बल्कि वो तो कोई और ही है, क्योंकि इतनी शांत रहने वाली अक्षता अचानक ऐसी वॉलेंट कैसे हो गई। अब यहाँ पर फाइनली अक्षता उस आलोक को बहुत ही जख्मी करते हुए उसे जान से ही मार देती है और फिर अपनी स्कूटी लेकर वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों इस आदमी को अक्षता ने क्यों मारा ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और उसके अगले सीन में हमें पार्थ फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी और तभी वहाँ पर एक आदमी अगर कंपनी के बॉस पार्थ को बताता है कि सर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास आलोक सर की मौत हो गई है। और यह बात सुनकर पार्थ परेशान हो जाता है क्योंकि आलोक उसका दोस्त था। यहाँ इस तरह हम देखते हैं कि क्राइम लोकेशन पर पुलिस पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। इस केस को एसीपी अनुराग को सौंप दिया जाता है और वो यहाँ पर आकर यह खून कैसे हुआ होगा इसका अंदाजा लगाने लगता है। छानबीन करते वक्त अनुराग को कुछ लंबे बाल मिलते हैं, खून करते वक्त इस्तेमाल किया हुआ हथियार और कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं। फिर वॉचमैन से पूछताछ करने पर पता चलता है कि यहाँ आलोक नाम का बंदा लड़कियों को लेकर यहाँ पर रंगरलियां बनाने के लिए आता था। अंदर जाकर देखने पर उन्हें वहाँ पर एक बेड भी दिखाई देता है, मतलब कि वॉचमैन की कही हुई बातें सच थी। फिर ऑफिसर अनुराग अपनी टीम से कहता है कि इस एरिया के सारे सीसीटीवी फोटोज निकालो और आलोक की कॉल हिस्ट्री चेक करके कुछ मिलता है क्या देखो। और उसके अगले सीन में हमें बहुत ही बड़ी मीडिया कंपनी को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम फाजिल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट होता है। ये लोग यहाँ पर अभी अभी हुए आलोक के मर्डर न्यूज को ही कवर कर रहे थे। उसके बाद हम इस कंपनी में इशिता को देखते हैं जो कि किसी आईटी कंपनी में काम करने वाले लड़के से शादी करने वाली थी और वो यही बात अपने वर्कर्स को बता रही थी। तभी वहाँ पर फाजिल आता है और उससे कहता है कि अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम आईटी में काम करने वाले लड़के से शादी कर रही हो, लेकिन पैकेज बड़ा है तो उसके ऊपर वर्कलोड ही बहुत ही ज्यादा होगा। तुम आलीशान घर में महंगी गाड़ी में तो घूमोगी, लेकिन उसका ईएमआई भरते भरते तुम्हारे पति की जिंदगी गुजर जाएगी और ऐसे में वो तुम्हें टाइम भी नहीं दे पाएगा, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है, तुम कर लो शादी। इस तरह से वो इशिता के मन में उस लड़के के लिए एक डाउट क्रिएट कर देता है। खैर उसके अगले दिन सुबह एसीपी अनुराग पुलिस स्टेशन में पहुंचता है जहाँ पर उसकी टीमें उसे बताती हैं कि सर ये आलोक बहुत ही लौंडियाबाज आदमी था, लड़कियों को पैसे देकर उनके साथ अय्याशी करता था। उसकी लास्ट कॉल पर बात तीथा नाम के एक बंदे से हुई थी और सर उस एरिया की सीसीटीवी फोटो से पता चलता है कि उस आलोक की कार का एक लेडी पीछा कर रही थी जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल हो गई, लेकिन हेलमेट पहनने की वजह से और कैमरा क्वालिटी खराब होने की वजह से ये लोग उस लेडी का चेहरा नहीं देख पाते। और यह घटना होने के बाद वो महिला स्कूटी लेकर जिस एरिया में गई थी उस एरिया के बारे में ये लोग छानबीन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ फाजिल उस बिल्डिंग के पास आकर वॉचमैन को कुछ पैसे देता है और वहाँ पर छानबीन करता
करता है, कुछ सबूत इकट्ठा करता है ताकि इसके रिलेटेड न्यूज बना सके। और उसके बाद हम स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इशिता राधा को लेने के लिए आई थी। तो यहाँ पर अक्षता के पूछने पर वो उसे बताती है कि मैंने उस IT में काम करने वाली लड़की को रिजेक्ट कर दिया है। और उसके 2 दिन बाद जब इशिता स्कूल आती है तो वो अक्षता को बताती है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब करने वाले लड़के को भी रिजेक्ट कर दिया। वो लड़के तो अच्छे थे और उनका पैकेज भी अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उनके साथ अच्छी तरीके से लाइफ बिता पाऊंगी। और यह देखकर अक्षता उससे पूछती है कि ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में डालता कौन है। इशिता तुरंत ही कहती है कि मेरा दोस्त फाजिल, वही मुझे अच्छे अच्छे एडवाइस देता रहता है। तो दोस्तों अक्षता यहाँ पर मामला समझ जाती है। वो इशिता से कहती है कि अरे यार तुम्हारा दोस्त फाजिल तुमसे बहुत प्यार करता है। तो इशिता कहती है कि लेकिन उसने तो मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं की। अब अक्षता इशिता को फाजिल की मन की बात बाहर लाने का उसे एक आइडिया देती है। और उसके अगले दिन इशिता फाजिल को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि मैं एक भी लड़की को पसंद नहीं कर रही, इसलिए मेरे पिताजी ने एक बिजनेसमैन से मेरी शादी तय कर दी। फाजिल कहता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि यह बिजनेसमैन तो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट लड़कों से भी ज्यादा बिजी रहते हैं। उनके कंपनी की ब्रांचेस अलग अलग शहरों में होती हैं, तो बहुत ही ज्यादा ट्रैवल होने की वजह से उनका अफेयर भी हो सकता है। और यह बात सुनते ही इशिता फाजिल को एक थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर प्रपोज करने की हिम्मत भी नहीं है तो ऐसी बातें भी मत करो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फाजिल कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन हमारा धर्म अलग है इसलिए मैं चुप रहा। तो यह दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लगते हैं। खैर उसके बाद रात को हमें एक एडवेंचर गेम खेलने वाले क्लब को दिखाया जाता है जहाँ पर इशिता और फाजिल आए हुए थे। यहाँ पर हम अक्षता, उसके पति और बेटी को भी देखते हैं। और तो और यहाँ पर ACP अनुराग भी अपनी टीम के साथ पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है। वो यहाँ पर आलोक ने जिस आदमी को लास्ट कॉल किया था उस तीर्था से मिलने के लिए आया था। तो अनुराग यहाँ पर तीर्था से उस कॉल के बारे में पूछताछ करने लगता है। तो वहीं उन लोगों में एक आदमी जिसका नाम है धरनी, वो वॉशरूम जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक अक्षता उस आदमी को देखती है और फिर से एक बार अपने ऊपर का कंट्रोल खो देती है। पता नहीं उसे क्या हो जाता है, उस आदमी का पीछा करने लगती है। अब यहाँ पर फाजिल भी आया हुआ था और वो भी उस आदमी को देखकर कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है। और ये दोनों ही धरनी के पीछे पीछे वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं। धरनी उन लोगों को देखकर हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है कि अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हो, मैडम ये जेंट्स वॉशरूम है। तो वो दोनों धरनी की कोई बात नहीं सुनते और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इन लोगों के बीच में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और देखते ही देखते अक्षता और फाजिल ये दोनों मिलकर धरनी को जान से ही मार देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद धरनी के लोगों को पता चलता है कि वॉशरूम के अंदर धरनी को किसी ने मार दिया है। तो अनुराग और उसकी टीम तुरंत ही वॉशरूम में पहुंचती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तीर्था अपने आदमी को मरा हुआ देखकर तुरंत यह बात पाद को बता देता है कि किसी ने हमारे एक और साथी को मार दिया। अब यह खबर सुनते हुए बहुत ही परेशान हो जाता है और तुरंत ही ACP अनुराग को कॉल करता है। उससे कहता है कि ACP तुम ये केस हैंडल कर रहे हो ना, देखो मेरे 2 साथी मर गए हैं, जो भी ये सब कुछ हो रहा है तो मैं जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा, नहीं तो तुम्हारी जॉब गई समझो। और यहाँ पर वॉशरूम में अनुराग इतनी तोड़फोड़ देखकर यह अंदाजा लगाता है कि जरूर यह काम 2 लोगों का होगा, क्योंकि एक आदमी इतनी तोड़फोड़ नहीं कर सकता। फिर वो अपनी टीम से कहता है कि इस एरिया के सारे फोटोज निकालो और कंट्रोल रूम में लेकर आओ। और उसके अगले दिन अनुराग को एक हेलमेट के बारे में पता चलता है और इस तरह की हेलमेट्स को एक कैंपेन के जरिए बहुत सारे लोगों को फ्री में बांटा गया था। तो पुलिस की टीम उस ऑफिस जाकर जिन जिन लोगों को यह हेलमेट बांटा गया था उन सभी लोगों की लिस्ट निकालती है और शहर के मेन सड़क के CCTV फुटेज को निकालने पर उन्हें कुल मिलाकर 6 लोग सस्पेक्ट के तौर पर मिलते हैं। उन्हीं में से एक फुटेज में उन्हें एक लेडी दिखाई देती है और उस लेडी ने भी सेम उसी तरह का हेलमेट पहना था। अब अनुराग को वो सेम लेडी उस एडवेंचर क्लब के CCTV फुटेज में दिखाई देती है और ये लोग अक्षता और फाजिल को वॉशरूम के अंदर जाता हुआ देख लेते हैं और उन लोगों को समझ में आ जाता है कि इन दोनों ने ही मिलकर धन्य को मार डाला है। तो यह लोग तुरंत ही उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ इस तरह हम देखते हैं कि स्कूल में एक फंक्शन चल रहा था जहाँ पर अक्षता को बेस्ट टीचर का अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है। वहाँ पर अक्षता का परिवार, सारे बच्चे और स्कूल का स्टाफ भी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। और यहाँ दूसरी तरफ फाजिल और इशिता के घर वाले भी उनकी शादी के लिए मान गए थे और आज उनकी सगाई और शादी हो रही थी। तो इन दोनों के खुशी के मौके पर ही पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंच जाती है। ये लोग फाजिल को यहाँ पर अरेस्ट करके ले जाते हैं और उसके परिवार के लोग तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। यहाँ इस तरफ पुलिस ऑफिसर स्कूल में पहुंचकर अक्षता को गिरफ्तार करके उसे भी पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। फाजिल और अक्षता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस ने उन्हें क्यों अरेस्ट किया है। उन्होंने जो कुछ भी मर्डर किए थे उनको वो कुछ भी याद नहीं था। वो लोग चिल्ला चिल्ला कर पुलिस से कह रहे थे कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें यहाँ पर क्यों लाए हो, हमें छोड़ दो। लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता और लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और उसके बाद क्या था, मीडिया वाले तुरंत यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इस न्यूज को कवर कर लेते हैं। जैसा कि ये न्यूज पूरे शहर में फैल जाती है। यहाँ पर टीवी देख रही पार्थ को जब ये बात पता चलती है कि उसके दोस्तों को मारने वाले आदमी अरेस्ट हो चुके हैं तो वो तुरंत ही ACP अनुराग को कॉल करने लगता है ताकि उन लोगों को बाहर निकालकर उन्हें जान से मार सके। लेकिन यहाँ पर ACP अनुराग उसका कॉल कट कर देता है। तो पार्थ गुस्से में आकर उसके जान पहचान वाले सीनियर ऑफिसर को कॉल करता है और उसे यह केस खुद अपने हाथ में लेने के लिए कहता है। और यह केस हैंडल कर रहे ACP अनुराग को इस केस से हटाकर किसी दूसरे केस पर लगाने के लिए कह देता है। और उसके बाद सीनियर ऑफिसर संतोष नाम के पुलिस ऑफिसर को अपने पास बुलाता है। वो उससे पूछता है कि क्या हमारे पास कोई नया केस आया है। ऑफिसर संतोष बताता है कि हाई कोर्ट के जज के बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। और ये बात सुनने के बाद सीनियर ऑफिसर तुरंत ACP अनुराग को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस केस से हटा रहा हूँ। अब आगे यह केस ऑफिसर संतोष हैंडल करेगा। ऑफिसर अनुराग कहने लगता है कि सर प्लीज मैंने गुनहगारों को पकड़ लिया है, मुझे सच क्या है इसका पता लगाने दीजिए। लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर सर उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उसे वहाँ से
निकालकर हाई कोर्ट के वकील के बेटे के एक्सीडेंट का केस हैंडल करने के लिए कह देता है। अब ऑफिसर अनुराग अपने सीनियर की बात तो नहीं टाल सकता था और उसे अपने सीनियर ऑफिसर के ऊपर शक हो जाता है। ये लोग पास से मिले हुए हैं और ये लोग अक्षता और फाजिल को मारने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि तुम लोग 2 दिन तक यहाँ पर कड़ी निगरानी रखो और बाहर मीडिया में जाकर चुपके से यह बात फैला दो कि अरेस्ट हुए गुनहगारों का एनकाउंटर होने वाला है, जिससे यह बात मीडिया में फैल जाएगी और ये लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आगे मैं देखता हूँ कि इस केस का क्या करना है। ऐसा कहकर ऑफिसर अनुराग वहाँ से चला जाता है तो उसी तरफ से कांस्टेबल राजू चाय पीने के बहाने बाहर जाता है और बाहर खड़े न्यूज रिपोर्टर को चुपके से बता देता है कि अरेस्ट हुए लोगों की जान खतरे में है। तो फिर क्या था, मीडिया वाले अपना काम शुरू कर देते हैं। यहाँ इस तरह ऑफिसर अनुराग एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है और पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि हाई कोर्ट के जज का बेटा यहाँ के पास ही के कॉलेज में पढ़ाई करता था और वो और उसके कुछ दोस्त मिलकर यहाँ पर रेसिंग करने के लिए आए थे और इसी दौरान उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और उसके सर पर बहुत ही गहरी चोट लगी है। यहाँ पास के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया गया है तो अनुराग तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अब यहाँ ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर उस लड़के का ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन यह केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। उसके बाद डॉक्टर जज के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि सर आपके बेटे का ऑपरेशन हमारे कंट्रोल से बाहर है और इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन सिर्फ बेस्ट सर्जन डॉक्टर ईरानी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब लोग उन्हें तुरंत ही इंडिया बुला लेते हैं। अब इमरजेंसी केस था, इस वजह से डॉक्टर ईरानी भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल आकर यहाँ पर तुरंत ही ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। अब 2-4 घंटे के क्रिटिकल ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। डॉक्टर ईरानी बाहर आकर जज साहब को बताते हैं कि आपका बेटा खतरे से बाहर है, अब आप उससे मिल सकते हैं और जज साहब यहाँ पर उनका बहुत ही बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ इस तरह से ऑफिसर पास संतोष को कॉल करके कहता है कि तुम आज रात 2 बजे उन लोगों को जेल से बाहर निकालो, हम उन लोगों का एक्सीडेंट करवा के या फिर एनकाउंटर करके उन लोगों को मार देंगे। तो तभी इन लोगों की बात कांस्टेबल राजू सुन लेता है और तुरंत ही ऑफिसर अनुराग को बता देता है। अनुराग कांस्टेबल से कहता है कि तुम यह खबर मीडिया वालों को और उसके घर वालों को तुरंत ही जाकर बता दो और पुलिस स्टेशन के चारों तरफ निगरानी रखने के लिए कहो, वो लोग नजरों से बचकर बाहर नहीं जाने पाए। तो यहाँ पर ऑफिसर संतोष और उसकी टीम मिलकर अक्षता और फाजिल को रात को 2 बजे जेल से बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक मीडिया वाले और उनके घर वाले उन लोगों का रास्ता रोकने लगते हैं और यहाँ पर इन लोगों का प्लान फ्लॉप हो जाता है। इसलिए उन लोगों को फिर से अक्षता और फाजिल को जेल के अंदर डालना पड़ता है और उसके अगली सुबह ऑफिसर संतोष उन लोगों को कोर्ट के बहाने से बाहर ले जाने लगता है और यहाँ पर मीडिया वाले अक्षता और फाजिल के घर वाले उन लोगों को देख रहे थे और उन लोगों को यहाँ पर दर्द भरी हालत में देखकर वो दोनों ही रोने लगते हैं। यहाँ इस तरफ तीर्था पास से कहता है कि वो लोग जेल से बाहर निकल गए हैं, हम यह मौका छोड़ नहीं सकते, मैं उन लोगों को रास्ते में ही खत्म कर दूंगा। तो उसके थोड़ी देर बाद में यहाँ बीच रास्ते में ही तीर्था पुलिस की गाड़ी को रोक देता है और उन दोनों को मारने के लिए जब वो अंदर जाता है तो अक्षता और फाजिल जैसे तीर्था को देखते हैं तो फिर से उन लोगों को कुछ हो जाता है। वो दोनों तीर्था को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। पुलिस जब उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो पुलिस को ही पीट देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी रास्ते से डॉक्टर ईरानी भी जा रहे थे। लेकिन जब वो भी तीर्था को देखते हैं तो यह तीनों मिलकर तीर्था को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं और फाइनली उसे जान से खत्म कर देते हैं। पुलिस भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती और वहाँ पर रास्ते पर मौजूद कुछ लोग इन लोगों का वीडियो निकालकर इंटरनेट पर डाल देते हैं और मीडिया के जरिए यह न्यूज पूरे शहर में फैल जाती है। जब अक्षता, फाजिल और ईरानी